Announce that the debate is concluded. Now it is time for reply. Honorable Minister will start reply. Okay. 1 second. Sir, regarding the Honorable LOP, see, regarding the meeting on the motor vehicles bill in presence of the leaders and the minister, it is proposed that it could be held at 12:15 tomorrow. It's okay? 12:15. Okay. At 12:15, we will have the meeting in the, either in Honorable Chairman's chamber or in my chamber. 12:15. Minister reply, I have suggested 1 hour. How long? To limit it 1 hour. Okay, Honorable Minister. Now you start. Yeah, you can start. सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की कृषि, किसान और उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा में इस सदन के माननीय 24 सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। रंगराजन को बुला। मैं आभारी हूं उन सदस्यों का, इस सदन का और आपका भी, कि इसके कारण मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। 24 जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया, इसके पहले भी कई बार चर्चा हुई है, लेकिन जिस प्रकार की सकारात्मक चर्चा हुई इस बार, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। माननीय दिग्विजय बाबू ने चर्चा शुरू की और चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष को स्मरण करते हुए इस चर्चा को प्रारंभ किया। और इसीलिए, क्योंकि मैं चंपारण से आता भी हूं, लेकिन इन्होंने प्रेरणा दी कि मैं अतीत की ओर भी जाऊं। तो मुझे और यहाँ बैठे अधिकतर लोगों को गांव में कभी घाघ की उक्ति, बहुत सारे हैं, जब कृषि की बात आती है तो जन कभी घाघ की उक्तियां सबके ध्यान में आने लगता है। मेरे भी ध्यान में एक उक्ति आ गई कि शुक्रवार की बदरी रहे शनिचर छाए, कहा घाघ सुन घाघनी बिन बरसे न जाए। इस प्रकार की लोकोक्तियां ग्रामीण जनजीवन में सदियों से प्रचलित है और इन्हीं के सहारे हमारे किसान भाई खेती किसानी की व्यवस्था को सदियों तक समझते रहे और मौसम के आगमन, खेती से जुड़ी जरूरतें, फसल चक्र, उत्पादन आदि की जानकारी प्राप्त करते रहे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, खेती पर दबाव बढ़ा और हमारे किसान भाइयों को खेती के साधनों जैसे उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई सुविधाओं आदि की ज़रूरतें महसूस हुई, तो फिर उनके सामने समस्या खड़ी होने लगी। हम गुलाम थे, अंग्रेज हम पर जुल्म करते थे, चंपारण का सत्याग्रह उसी का परिणाम था। लेकिन हमें आज़ादी मिली, विभाजन का दंश झेल रहा स्वतंत्र भारत, जहां एक तरफ अनेक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, वहीं बिगड़ती राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण रोजगार के अवसरों की अत्यंत कमी के खतरों को मापते हुए तीव्र औद्योगिकरण आवश्यक था और इस दिशा में हम बढ़े, इसमें कहीं संदेह नहीं। किंतु इसके अतिरिक्त कृषि की उद्योगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आवश्यक थी। अतः कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए शीघ्रतम प्रयास करने भी आवश्यक थे। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे और हुआ भी, उसके लिए प्रयास हुआ भी। लेकिन ये प्रयास हुआ, 64 की चर्चा यहाँ हो रही थी, 1964, तो 60 के दशक के अंदर
प्रारंभ में ही हमारे नीति निर्धारकों ने ऐसी तकनीकियों की खोज में थे जो कृषि में रूपांतर कर सके, और तभी यह तकनीकी चमत्कारी बीजों के रूप में सामने आई जो कि मैक्सिको में सफल हुआ था। इस प्रकार भारतीय कृषि में हरित क्रांति के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। यह क्रांति उच्च पैदावार के बीज, रसायन, कीटनाशकों एवं भूमशीनीकरण पर आधारित थी, और इस क्रांति ने भारतीय कृषि कला को 15 वर्ष बाद आज़ादी के परिवर्तित किया। 60 के दशक के मध्य से 80 के दशक के मध्य तक हरित क्रांति उत्तर पश्चिम राज्य, खास करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण के राज्यों तक फैल गया। 80 के बाद पूर्वी राज्यों में भी मंद गति से इसका प्रभाव बढ़ा। फिर भी ज्वार, बाजरा, मक्का, विशेषकर चावल एवं गेहूं के उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग ने कृषि के उत्पादकता में तीव्र गति प्रदान की, जिससे हरित क्रांति के प्रारंभिक दौर में गेहूं की उत्पादकता में 75% की वृद्धि हुई। ध्यान में हमारे है, आपके ध्यान में होगा कि हमारे यहाँ अन्न की भारी कमी होती थी और भीख का कटोरा ऐसा मानते थे, लेकिन हरित क्रांति ने उसकी पूर्ति की। परंतु भारतीय मॉनसून अत्यधिक अनिश्चित, अनियमित एवं मौसम आधारित होने के कारण उच्च पैदावार के बीजों को अधिक सिंचाई चाहिए, उर्वरक चाहिए, इस मांग को झेल पाने में असमर्थ थे। हरित क्रांति को और प्रभावी बनाने के लिए उच्च क्षमता, विश्वसनीय और कम ऊर्जा उपभोग करने वाले उपकरणों एवं मशीनों की भी आवश्यकता अनुभव होने लगी थी, जिन्हें सीमित संसाधनों से पूरा किया जाना कठिन था। हरित क्रांति के बहुत लाभ, लेकिन जो आवश्यकताएं थी सीमित संसाधनों से पूर्ति संभव होना कठिन था। सिंचाई के विभिन्न तकनीकियों के बाद भी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर थी, और 1980 से 87 के बीच जब खराब मानसून आया, सूखा कई बार पड़ा, तो हरित क्रांति के दीर्घकालीन उपयोगिता पर उस बीच प्रश्न खड़ा हो गया। उच्च पैदावारों के बीजों के सीमित खद्यानों के प्रयोग ने अंतर खद्यान असंतुलन उत्पन्न किया, और भारत के समस्त क्षेत्रों में हरित क्रांति के एक समान प्रयोग व परिणाम न होने के कारण अंतर क्षेत्रीय असंतुलन भी सामने आने लगे। यद्यपि हरित क्रांति के सफलतम उल्लेखनीय परिणाम पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए, परंतु अन्य राज्यों में यह परिणाम संतोषजनक नहीं थे। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण भी किया, और कृषि से जुड़े हुए परंपरागत मूल्य और संस्कृति जो देश के 85% छोटे और लघु सीमांत किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके बीच से विलुप्त भी हुआ। साथ ही हानिकारक उर्वरकों, मुख्य रूप से यूरिया और कीटनाशकों ने पर्यावरण को दूषित कर कृषि श्रमिकों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया, और इसका जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ा। और कितना पड़ा, पंजाब की घटना का कुछ वर्णन कर रहे थे, और मैं भी एक रात लुधियाना में था, तो जानकारी ये मिली कि वहाँ के लोग कोशिश करते हैं कि पंजाब में जो गेहूँ पैदा लिया है उसका आटा ना खाए, मध्य प्रदेश या दूसरी जगह के गेहूं के आटा की ओर आकर्षण ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त पंपिंग सेट और ट्यूबवेल के प्रयोग के कारण भी ये 30-40 फीट से जो जल स्तर था वो 300-400 फीट तक चला गया। उच्च पैदावार के बीज, उर्वरक और मशीनों की निर्धन किसान तक पहुँच न होने के कारण किसान समुदाय में असमानता बढ़ने लगी। एक तरफ जब चर्चा करते हैं ना, बहुत लोग, मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन कई लोग
कि इस देश में अमीरों की अमीरी बढ़ती गई और गरीबों की गरीबी बढ़ती गई। उसी प्रकार से जो कृषक समाज था उसमें असमानता बढ़ती गई। और कल ऋण की चर्चा हो रही थी, हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन एक आंकड़े बता रहे थे उस दिन, वो रमेश चंद्र जी की जिनकी चर्चा किए और नाबार्ड के लोग आए थे, कि इस देश में जो कृषि ऋण जाता है वो 70% उन किसानों को जाता है जिनके पास 10 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, कृषि ऋण। खैर उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके कारण कृषक समुदाय में असमानता बढ़ी और अनेक निर्धन कृषकों में इस कारण ऋणग्रस्तता भी दृष्टिगोचर हुई। अब इन सब प्रभावों को खत्म करने के लिए हरित क्रांति के लाभ हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन जो कुप्रभाव है उनको समाप्त करने के लिए जैविक कृषि, जैविक और पर्यावरण परक तकनीकियों का प्रयोग, जल प्रबंधन, संचयन एवं सॉइल क्वालिटी और नमी को बनाए रखने को बढ़ावा देना। अब 2000 के बाद 87 या 95 के बाद ये सब स्थिति जब आने लगी तो बढ़ावा देना तथा ऐसी विकसित तकनीकियों का प्रयोग करना जो न केवल लागत कम करे अपितु प्राकृतिक वातावरण को भी हानि न पहुंचाए आवश्यक हो गया। साथ ही भारत को पूर्ण खाद्य सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि के और अधिक आधुनिकीकरण और विविधीकरण करने की आवश्यकता महसूस है। भारतीय कृषि में व्यापारिक फसलों के विविधीकरण, वर्षा जल संरक्षण, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन, वन संरक्षण, बेकार पड़ी भूमि के प्रयोग, निर्यात संवर्धन के साथ साथ एक और उत्पादकता क्रांति की आवश्यकता महसूस हुई, जिसकी तरफ ठोस कदम उठाना अति आवश्यक हो गया। हरित क्रांति ने हमें यह भी सीख प्रदान की कि तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से शीघ्रात से शीघ्र उत्पादकता तो बढ़ाई जा सकती है, परंतु इस वृद्धि को दीर्घकाल तक यानी सतत उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संस्थागत एवं सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि की सफलता का अन्य सहायक क्षेत्र फूलबानी, बागवानी, मत्स्य पालन, सेरिकल्चर, पशुपालन, दुग्ध पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि में भी दृष्टिगत होना आवश्यक है। मोदी सरकार देखिए 2000 से फिर 2014 तक का भी उपलब्धियों को मैं बताऊंगा, लेकिन सवाल चूँकि मैं मंत्री हूँ और हमसे कई प्रकार के सवाल पूछे गए हैं तो थोड़ा इसकी चर्चा मैं पहले कर लूँगा, फिर इसके पहले भी क्या हुआ उस पर भी मैं विस्तार से आऊँगा। अब मोदी सरकार किसानों के कल्याण में जुटी है और इसमें किसानों के जीवन स्तर में 3 वर्ष आते आते परिवर्तन का प्रगटीकरण तीसरे वर्ष में, एक तरफ तो प्रगटीकरण का शुरुआत हो रहा है तो दूसरी ओर कुछ मित्रों की परेशानी जो बढ़ रही है वो एक जरूर चिंता का विषय है। 3 वर्षों के अंदर जो कुछ किया तो अंतिम वर्ष में उसके परिणाम प्रकट होना और दूसरी ओर कुछ मित्रों की परेशानी बढ़ना ये जरूर चिंता का विषय है। अब इस 3 वर्ष के अंदर मोदी सरकार ने नई कार्यविधि, पारदर्शी कार्यशैली के कई प्रतिमान रचे हैं और कृषि के क्षेत्र में भी रचे हैं, वही मैं आपके सामने लाऊंगा। और सरकार ने समयबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में किसान कल्याण की योजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन के लक्ष्यों को मिशन मोड में परिवर्तित किया है। मोदी सरकार ने किसानों के मन में देश की कृषि उन्नति के लिए जो नई पहल की गई, मैं समझता हूं कि इस 3 वर्ष के अंदर के यदि सबसे कोई बड़ी उपलब्धि होगी नंबर 1 का, तो जितनी हमने कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उसके कारण देश के किसानों में जागरूकता आई है और शायद उसका असर है कि हम सब सदन में बैठे लोगों में भी जागरूकता आई है। और इसलिए आज पूरे देश आप भाषण उठाकर देखें, राज्य के शीर्ष पर या राष्ट्र के शीर्ष पर रहने वाले लोग अपने भाषणों में लाल किला से कभी कभी होना अलग बात है, लेकिन कृषि पर कम ध्यान देना, कम बजटीय आवंटन करना, कृषि पर कम बोलना। लेकिन इस 3 वर्ष के अंदर आप देखेंगे
तो किसानों में जागरूकता आई है और उसका परिणाम हम सब लोगों पर पड़ा है। और निश्चित रूप से मैं आभारी हूँ कि उस असर के कारण पिछले 3 वर्षों के अंदर कृषि पर दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। अब 3 वर्षों में आप देखेंगे कि योजना लाते गुणात्मक सुधार दिखाई देना तो संभव नहीं है। योजना पहले से भी थी, बहुत सारी योजना, और हमने भी लाया, और दोनों के क्रियान्वयन जो शुरू किए उनके परिणाम निश्चित रूप से उसी वर्ष तो नहीं प्रकट हुए। कई योजनाएं इसमें आप देखेंगे, बजटीय प्रावधान पर एक बार आप विचार करिए कि बजटीय प्रावधान पर जब ध्यान देंगे आप, तो हमारी सरकार आने के बाद हमने बजट भी बढ़ाया है, लेकिन बजटीय खर्चा, ये रिकॉर्ड बोल रहा है सर कि बजटीय खर्चा आप देखेंगे कि 2011-12 में बजटीय प्रावधान था 24,000 करोड़ रुपये का, खर्चा हुआ 23,000 करोड़ रुपया। अगर पूरा लिख रहे हैं तो 24,526 करोड़, और खर्चा हुआ 23,290 करोड़। 12-13 में बजटीय प्रावधान था 28,284 करोड़, जबकि खर्चा हुआ 24,630 करोड़। और 13-14 में बजटीय प्रावधान था 30,224 करोड़, खर्चा हुआ 25,896 करोड़। ये सब रिकॉर्ड बोल रहा है। वहीं ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मोदी सरकार में किसान हित में मंत्रालय द्वारा खर्च बजटीय प्रावधान से ज़्यादा किया जा रहा है। और मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि 16-17 में जहां बजटीय प्रावधान 45,035 करोड़ रुपये था, खर्चा हुआ, आवंटन था 45,035 करोड़, खर्चा हुआ 57,503 करोड़। ये खर्चे का रफ्तार था। और इसके लिए केंद्र और राज्य दोषी नहीं था, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके लिए जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो प्रक्रिया थी, हमारी कमी इतना ही थी कि हम कमरों में बैठक कर लेते थे, नीचे नहीं जाते थे, और राज्य वाले भी नीचे नहीं जाते थे, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी चिंता करते रहे होंगे, लेकिन कृषि वाले विषय पर ज़्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा इस पर आवाज़ भी बहुत कम उठता था। तो इन सब गतिविधियों के कारण खर्चे बढ़े हैं, और अब और ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि सबके मदद से बजट भी इस बार पहले आ गया और उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और अब भविष्य में लगता है कि कभी भी जो बजट होगा वो कम खर्चा नहीं होगा। ये कृषि के विकास की दिशा का एक पहला पीठिका साबित होगा कि जो पैसे जाएंगे खर्चे होंगे। यह उल्लेखनीय एक और विषय में बताऊंगा कि 2010-11 से 13-14 के बजट यूपीए के कार्यकाल में 1,04,337 करोड़, मोदी सरकार में 2014-15 से 17-18 तक कुल कृषि प्रक्षेत्र का 1,64,415 करोड़ रुपये का बजट। यानी बजट बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि किसान को नई टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर उत्पादकता बढ़ानी है, फिर सतत उत्पादकता रखना है। ये जो चुनौतियां हमारी आई उस सब का सामना करने के लिए जो 2000 से हम प्रयत्न कर रहे हैं, 2000 से ही कर रहे हैं, अटल जी की सरकार में, फिर यूपीए की सरकार में, तो उसको तेज करने के लिए ये जरूरी है। लेकिन एक बात और बताएं हम कि सिर्फ बजटीय प्रावधान ही नहीं, बल्कि इस साल आप बजट में देखेंगे कि बजट के अलावे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए अब 40,000 करोड़ का कॉर्पस फंड, फिर जो माइक्रो इरिगेशन है, जो बजटीय प्रावधान है, उससे भी अलग 5,000 करोड़ का। और आपके ध्यान में होगा ऑपरेशन फ्लड 1970 में, उसके बाद
राज्यों के अंदर डेयरी प्लांट वगैरह बने थे। फिर 2012 में डेयरी डेवलपमेंट जो प्लान, अब इसमें कई ऐसे प्लांट जो काम के लायक नहीं रहे या काम के लायक हैं तो उनका सशक्तिकरण करना, तो इसके लिए भी 8,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाया गया बजट से अलग हटकर। और अधिक कृषि मंत्रालय के अंदर भी हम देखें, कुछ योजनाओं के विषय में बताऊंगा कि 4 बरस का बजट और इस 4 बरस का बजट, तो कृषि में जो माइक्रो इरिगेशन है उसका देखेंगे 4 साल का बजट तो 4,691 करोड़, इस 4 साल का बजट 6,940 करोड़, 48% की वृद्धि। कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग 1,992 करोड़ 4 साल का, इस 4 साल का 4,293 करोड़, 116% की वृद्धि। फसल बीमा 4 साल का 8,374 करोड़, इस 4 साल का 31,807 करोड़। डेयरी 1,680 करोड़, इस 4 साल का 3,607 करोड़, 115% की वृद्धि। फिशरी 1,273 करोड़, अभी 1,961 करोड़। एजुकेशन एग्रीकल्चर एजुकेशन 2,023 करोड़, इस 4 साल का देखेंगे तो 2,678 करोड़, 2,678 करोड़, 33% की वृद्धि। तो ये उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और ये 4 साल में जो वृद्धि हुई है, बावजूद इसके कि 14वें वेतन आयोग में जो राज्यों को 32% राशि जाती है उसको 42% भी किया गया और बजटीय प्रावधान भी बढ़ा। अब ये 4 साल के अंदर निवेश का परिणाम, देश के किसानों का भी योगदान और राज्य सरकारों का भी योगदान कि जब ये सरकार आई तो आज़ादी के बाद आप देखेंगे कि कभी भी 4 सीजन और 2 साल लगातार सूखा नहीं पड़ा था। पहली बार 2 साल और 4 सीजन में सूखा था। ये लगातार इस प्रकार की चुनौती आई थी और इस चुनौती के कारण जो सब लोगों ने मिलजुल कर मेहनत किया, सदन में चिंता थी कि भाई अब तो उत्पादन एकदम समाप्त होगा, लेकिन आपके ध्यान में रहे कि मात्र 3% की कमी उत्पादन में आई थी। 16-17 अनुकूल वर्ष था, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और यदि उसके पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे तो 8% की वृद्धि हुई थी, 8.67% की वृद्धि हुई थी। और यदि 5 वर्ष का औसत देखेंगे तो 6.37% की वृद्धि हुई थी। फिर दलहन का जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ वो भी 22.40 मिलियन टन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% ज़्यादा था। दूध का उत्पादन भी यदि देखेंगे तो 2011 से 14 3 वर्ष के अंदर 398 मिलियन टन हुआ था और 14 से 17 के दौरान ये 465.5 मिलियन टन हो गया, लगभग 17% की वृद्धि हुई, जबकि 2 वर्ष सूखा था इसके अंदर। इसी तरह से अंडा का उत्पादन देखा जाए तो 11 से 14 के बीच 3 साल का जोड़ेंगे तो 210.93 बिलियन था, जो कि 14-17 में बढ़कर 248.73 बिलियन हुआ। 3 वर्षों में उत्पादन की वृद्धि लगभग 18% हुई रही। मछली उत्पादन यदि देखेंगे तो भी 3 वर्ष के अंदर जो 272.88 लाख टन था वो भी 14 से 17 के दौरान बढ़कर 327.74 लाख टन हुआ, जो 20% रहे। अब किसान का FPO बनाना, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आप देखेंगे तो 11 से 14 के बीच 2.26 लाख किसानों की पहचान की गई और 13,000 किसान ब्याज समूह का गठन किया गया था,
जबकि 14 से 17 के बीच 4 लाख किसानों की पहचान की गई और लगभग 24,000 ब्याज समूह बनाए गए। एफपीओ मतलब किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलकर खेती करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और उसकी सहायता भी की जाती है। लेकिन ये तो कुछ उदाहरण हमने बताए कि 3 वर्ष में, अब ठीक है जितने समाधान होना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। लेकिन मुख्य रूप से आत्महत्या विषय था इस चर्चा का, लेकिन हम सब लोगों ने उसके कारणों के पीछे बहुत अच्छी चर्चा की और मुझे बड़ी खुशी है कि आत्महत्या और ऋण, इन दोनों विषयों पर अधिकतर सांसदों ने जो राजनीतिक चर्चा करते हैं उससे अलग चर्चा इस सदन के अंदर। और आंकड़े आ रहे थे, आंकड़े आत्महत्या चाहे एक किसी का हो या 1 लाख का हो, चाहे किसान हो या गैर किसान हो, किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। लेकिन फिर भी जब आंकड़े देखेंगे तो ये जो कुल आत्महत्याएं होती है देश में, तो 8, 9, 10% इसमें किसान, ऐसा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो बोलता है। अभी 8-10% किसान से मेरा ये मतलब नहीं है कि ये संख्या कम है, एक भी है तो चिंता का विषय। लेकिन आंकड़े जब बोलते हैं तो इसको भी हम सबको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम सब आंकड़े ही ज़्यादा पढ़ते हैं। अब जब सूखा वर्ष 2002 था तो उस समय 2001 की तुलना में 16.3% की आत्महत्या में वृद्धि हुई। मैं फिर कहता हूं कि 1% भी होना अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से ड्राउट ईयर 2009 था तो उसके पिछले वर्ष की तुलना में 13.7% की वृद्धि हुई थी। ड्राउट ईयर 14 था तो 13 के अपेक्षा 9.4% की वृद्धि हुई। फिर 15 में भी सेम रह गया, 14-15 दोनों ड्राउट ईयर था। और 16 के आंकड़े, जो 15 के आंकड़े थे 12,602, इसलिए कि सारे आंकड़े रखे हैं लोगों ने, तो इस आंकड़े को भी जरा उसी में डाल ले। आप बाकी कोई भी चीज के आंकड़े दीजिए, आत्महत्या के आंकड़े क्यों किसी और ने दिया? सबने रखा, सब अधिकतर सदस्यों ने तो यही आंकड़े रखे। आप मत दीजिए यही सभी इसके सर यही रखे। तो एक आंकड़ा जो अंतिम मैं बता रहा हूं, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का है। आप अच्छा जवाब दे रहे थे, क्यों आप आंकड़ों में उलझ रहे हैं, वो भी आत्महत्या के आंकड़ों में? यहाँ से किसी ने बोला होगा, उसका जवाब देना जरूरी नहीं है। ठीक। मैंने पहले बधाई दी कि विषय था आत्महत्या, आप ही लोगों ने रखा था, लेकिन उससे अलग हटकर सभी सदस्यों ने चर्चा की। आप तो मदद कर रहे हैं, आप क्यों उसमें पढ़ रहे हैं? जिससे मेरा अनुरोध है कि बजटरी एलोकेशन कितना था, कितना खर्च हुआ, ये सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। कितनी आत्महत्याएं कब हुई, ये सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। उन आंकड़ों मत जाइए। प्रश्न इस बात का है कि आज की परिस्थितियों के देखते हुए किसानों में आंदोलन की परिस्थिति बनी हुई है। मैं आ रहा हूं सर उस पर, उसी पे आ जाइए, उसी पर मैं आ रहा हूं, उसी पे आ जाइए, उसी पर आ रहा हूं, चीजों में मत जाइए। मैं उसी पर आ रहा हूं। और ये बताइए कि आखिर इंपोर्ट क्यों किया आपने? जब गेहूं का उत्पादन खूब हो रहा था तो क्यों इंपोर्ट किया गया? तो है ना ये सब। देखिए, रुको, ये जो मैंने पहले भी कहा कि मूल विषय माननीय सदस्यों ने यही रखा था, लेकिन चर्चा सार्थक चर्चा हुई। लेकिन अगर इसी मूल विषय को मैं छोड़ देता तो निश्चित रूप से, चूंकि विषय आपने यही रखा है और पहला विषय रखने वाले आप ही हैं, उसमें जो मैंने नाम की सूची देखी तो ये अंतिम आंकड़ा ये है कि 2015 का जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भेजा है 12,602, और 16 के जो आंकड़े हैं वो 1,458। ये आंकड़े जो मैंने कल गृह मंत्रालय से जब आंकड़े आ रहे थे तो मैंने पूछा है, और वो शीघ्र जारी होने वाला है। अब ये बात निश्चित रूप से कि ये जो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए,
तो हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार, यूपीए की सरकार रही हो या हम लोग भी जब से सरकार में आए हैं, तो इस दृष्टि से जो पहला काम किया है हमने कि हमारे मंत्रालय का जो कृषि आर्थिक अनुसंधान शाखा है, कृषि आर्थिक अनुसंधान इकाई है, फिर सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान बंगलुरु है एवं ग्रामीण सुधार केंद्र, ये 4 संस्थाओं की एक अखिल भारतीय स्तर पर कमेटी बनाकर, इसी पर मैं आ रहा था, आपने 3 मिनट रोक दिया था, तो अध्ययन कराने का कार्य सौंपा। अब उसके जो रिपोर्ट आए 13 राज्यों को कवर किया है और अभी भी कर रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट दी है अभी तक कि इस अध्ययन का यह निष्कर्ष निकलता है कि मानसून के उतराव चढ़ाव के कारण लगातार फसल हानि, सुनिश्चित जल संसाधनों की कमी, कीट एवं रोग आक्रमण, किसानों पर दबाव सबसे महत्वपूर्ण कारण है और इसके परिणाम स्वरूप अंततः किसान आत्महत्या करते हैं। अध्ययन में उपयुक्त समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव सुझाए हैं। माने रिपोर्ट लंबा चौड़ा है, हम थोड़ा शॉर्ट उसको कर रहे हैं। अब इनके जो सुझाव हैं उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। अब सुधार जो हैं उस पर हम क्या काम कर रहे हैं, एक एक योजना पर जब आएंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे। इसमें उन्होंने फसल बीमा की बात कही है कि इसका कवरेज बढ़ाइए, अच्छे मार्केटिंग की बात की है, फिर जो एलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, कुक्कुट पालन, मछली पालन, फूलबानी, ये सारे पर उन्होंने राय दिया है। मधुमक्खी पालन, आमदनी बढ़ाना। आपने जो आंकड़े दिए केवल एक सूचना और सदन को दे दें कि क्या आंकड़े आपके पास हैं जो चावल का, गेहूं का और हमारे कृषि के उत्पादन का जो निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो 1,87,000 करोड़ तक पहुंच गया था और भारत दुनिया में नंबर 1 पे था चावल के एक्सपोर्ट में, नंबर 2 गेहूं के। अब चावल और गेहूं दोनों टूटा है और गेहूं बाहर से मंगाया, तो ये भी जरा हमको समझाएं। ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन अब बीच बीच में जब पूरी बात हो जाए, लगे जी नहीं बताए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा ना क्या? और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही, आपका भी आएगा घंटे बाद आपको हम जवाब मिलेगा। महोदय नहीं डिटेल हम जाएंगे, इसीलिए सदन समय भी लिया। अब इस कमेटी के द्वारा जो सुझाव आए, इस पर मंत्रालय ने पहल शुरू कर दी और पहला सुझाव जो आया था उस समय दलहन का सीजन था और दलहन एक भारी संकट था, तो उसके ही सुझाव पर आपके ध्यान में होगा कि समर्थन मूल्य, उस पर हम आएंगे कि कितना बढ़ा। फिर राज्यों को फ्री में मिनी किट दिया और बीज होती थी तो लगभग 400 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों पर, आपने कहा नई टेक्नोलॉजी, तो पहली बार 400 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों पर अग्रिम प्रदर्शन और पूरे देश में यूनिवर्सिटी और केवी के मिलाकर 150 बीज हब बनाए। अब उसका परिणाम आप देख रहे होंगे। और उसी समय तिलहन पर भी शुरू किया, लेकिन थोड़ा दलहन पर ज़्यादा किया। दलहन और तिलहन दोनों के उत्पादन में 16-17 में वृद्धि हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वर्ष भी दलहन की बुआई लगभग 2% ज़्यादा, कल तक के रिपोर्ट के मुताबिक, और दलहन की 4% ज़्यादा बुआई हुई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सदन को और आपके माध्यम से देश को कि अगले वर्ष जो दलहन का उत्पादन होगा उसके बाद ये राजकोष का खजाना विदेश में लुटाने की जरूरत दलहन के मामले में नहीं पड़ेगा। सबको ध्यान में है कि कितना राज खजाना जाता है। और तिलहन के मामले में भी हमने पिछले वर्ष भी पूरा ध्यान दिया था और इस वर्ष भी हमने उसमें जो हम मदद करते थे 25 हेक्टेयर तक, उसको बढ़ाया है और इस वर्ष ज़्यादा बुआई हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। और उसमें भी हम निश्चित रूप से दलहन के बाद तिलहन में भी हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे।
और इसके अलावा सभी राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है और कहा है कि जिले के अंदर में राज्य स्तर पर भी और जिले के स्तर पर भी कमेटी बनाएं कि आमदनी कैसे किसानों की बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाने का आग्रह किया है। अब कृषि ऋण प्रवाह अध्यक्ष कृषि नो मैं जब इंड करूंगा तब जो पूछना होगा ये कृषि ऋण प्रवाह साहूकार से बचाने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि 70% 10 एकड़ से आगे, लेकिन किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए हमने जो गैर संस्थागत ऋण पर किसान की निर्भरता न हो, संस्थागत ऋण उन्हें उपलब्ध हो, इस दृष्टि से आप देखेंगे कि 13-14 में जो कुल ऋण प्रवाह का लक्ष्य था 7 लाख करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 17-18 में 10 लाख करोड़ किया, 10 लाख करोड़ किया है सर। 16-17 में 13-14 में 7 लाख करोड़, 16-17 में 17-18 में 10 लाख करोड़। इसी तरह से किसानों को ब्याज सहायता, अब ब्याज सहायता 13-14 में 6,000 करोड़ रुपया था और 17-18 में उसको हमने किया है 21,000 करोड़ रुपया। बजट था हमारा 15,000 करोड़ का, लेकिन कैबिनेट से उसको 1 महीना पहले 20,000 करोड़ रुपया का किया है। और जो कई राज्य हैं, मैं बधाई दूंगा कि किसानों को जो ऋण मिलता है 4% पर, पहले 9% था, फिर 7% हुआ, अब 4%, पहले 2% भारत सरकार, बाद में फिर 3% और 4% ही किसान करता है। मैं बधाई दूंगा निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्य अपने राज्य खजाने से उनको सहायता करते हैं और सभी राज्य सरकार ऐसा करे, निश्चित रूप से हम उनके आभारी होंगे, देश का किसान भी उनके राज्य का, और ब्याज ऋण मुक्त मिलता है। अब ये जो ऋण मिलता है महोदय, अधिकतर इलाके में उसमें पैक्स की एक बड़ी भूमिका है। पैक्स सहकारिता के विषय में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था, तो उसका जवाब तो लगता है कि हमारे शिवसेना के माननीय सांसद ने दिया था, लेकिन वहाँ जो पारदर्शिता नहीं, पैक्स में, कोऑपरेटिव में, नीचे में पारदर्शिता नहीं, इससे हम सब लोग परिचित हैं। कोऑपरेटिव के विसंगतियों की ओर हम नहीं जाना चाहते। मैडम, आपके माध्यम से मैडम को मैं बताना चाहूँगा कि एक राज्य ऐसा है जिसने गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन का खाता खेसरा डाल के लोन लिया था कोऑपरेटिव के माध्यम से। तो इसमें पारदर्शिता है। इसमें 63,000 पैक्सों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की सरकार ने प्रावधान किया है कि सभी पैक्सों का कंप्यूटरीकरण किया जाए, जिससे टेक्नोलॉजी की मदद से विकास को भी गति मिलेगी और पारदर्शी तरीके से शीघ्र निर्णय हो पाएंगे और उनको ऋण मिल पाएगा। इसी तरह से सहकारी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ये पुरानी संस्था है, एक प्रकार से नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बैंक की भूमिका में रहती है। अब ये जो कोऑपरेटिव डेवलप स्टेट है, 2-3 स्टेट है, उनको छोड़ के बाकी सभी राज्यों में ऋण भी देता है। ऋण तो सभी राज्यों में देता है, लेकिन सब्सिडी भी 25%, 30% तक देता है। तो ये जो NCDC है, इसको भी आप देखेंगे कि 11 से 14 के बीच 15,000 करोड़ रुपये का ऋण और सब्सिडी दिया था, लेकिन इस 3 साल के अंदर आप देखेंगे तो 28,771 करोड़ रुपये दिए हैं, जो 90% की वृद्धि दर्ज करता है पूरे देश में। ये 2007 में देश के अंदर जो भूमिहीन किसान है या जिसका जो एकदम कम है, हमारे यहाँ कट्ठा बोलते हैं, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, ऐसे किसानों के लिए एक योजना चली, ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप।
5 से 10 किसान का, एवरेज अधिक करेंगे तो 6-7 किसानों का है, तो उनको समूह बनाकर उनको ऋण मुहैया किया जाता है, खेती और खेती से संबंधित गाय, बकरी, ये सब के लिए भी, या कोई छोटा मोटा कारोबार करना 50,000 रुपये तक। आप देखेंगे कि 7 वर्षों में 2007 से 14 तक 6,70,000 ज्वाइंट लिबिलिटी ग्रुप बनाए गए थे। इस 3 वर्ष के अंदर, 7 वर्षों के अंदर 6 लाख ज्वाइंट लिबिलिटी ग्रुप बनाए गए और 3 वर्ष के अंदर 24 लाख ज्वाइंट लिबिलिटी ग्रुप बनाए गए। और अधिराशि देखेंगे तो 7 वर्षों में 6600 करोड़, 3 वर्ष में लगभग 30,000 करोड़ ये राशि दी गई है। ये जो आपदाएं आती हैं, इसमें का जो नुकसान होता है, यदि तुरंत राहत न हो तो निश्चित रूप से परेशानी बढ़ती है। पूरे सदन को, देश को ध्यान में है कि जब हमारी सरकार आई थी तो आपदा के राहत मानकों में परिवर्तन किया था। ये जो कल चर्चा कर रहे थे ना कि प्राकृतिक आपदा में ये पहले 1.5 लाख रुपया था, जिसको बढ़ाकर इस सरकार ने 4 लाख किया। ये आपदा राहत के मानकों का, और ये अच्छी बात है कि कई राज्य सरकार उसमें अपनी ओर से भी राशि लगाकर उसको ज़्यादा देती है। उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया और कई राज्य भी इसको करता है। लेकिन जो उसमें था कि 50% नुकसान होने पर ही राहत मिलेगा, उसको कम करके 33% किया गया। फिर जो प्रति हेक्टेयर जो राशि मिलती थी उसको 1.5 गुना किया। ये आपदा राहतों में परिवर्तन हुआ, मानकों में परिवर्तन हुआ। और इतना ही नहीं, तो राज्यों को जो राज्य आपदा कोष में पैसा जाता है भारत सरकार की ओर से, और राज्य आपदा कोष में 75% राशि भारत सरकार का जाता है और 25% राज्य सरकार उसमें रखती है कि अचानक यदि आपदा आ जाए तो इमीडिएट उसकी मदद करे। तो हम आपके ध्यान में, आपके माध्यम से सदन और देश के भी ध्यान में लाना चाहते हैं कि मोदी सरकार के पहले 5 वर्षों का जो कुल आवंटन था राज्यों के लिए, वो था 33,580 करोड़। मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद उसको बढ़ाकर किया गया अगले 5 वर्षों का आवंटन 61,260 करोड़ राज्य आपदा कोष। फिर आपदाएं जब गंभीर प्रवृत्ति की होती है और राज्य उसका डिटेल स्मार पत्र बनाकर देते हैं, तो राष्ट्रीय आपदा कोष है। अब राष्ट्रीय आपदा कोष से वो राशि जाती है, लेकिन उसके पहले जब मेमोरेंडम आता है तो यहाँ से टीम जाती है, और टीम जब जाती है तो राज्य सरकार उसको 2-4 पॉइंट दिखाती है और फिर बैठती है और आकलन करके वो टीम रिपोर्ट देती है। तो इस प्रकार से यदि देखेंगे कि 11-12 से 13-14 3 साल के अंदर राज्यों को राज्य आपदा कोष के अलावे राष्ट्रीय आपदा कोष से जो सहायता गई, वो कुल राशि बनती है 9,099 करोड़। और इस 3 वर्ष के अंदर 14-15 से 16-17 तक जो राशि गई है राज्यों को राष्ट्रीय आपदा कोष से, वो राशि है 29,194 करोड़। आपदा मानकों में हमने चूंकि परिवर्तन किया और इसका परिणाम है कि राशि ज़्यादा जा रही। अब फसल बीमा योजना जिसकी चर्चा बहुत हुई, अब ये जो फसल बीमा योजना महोदय, नहीं अभी समर्थन मूल्य पर हम आते हैं। समर्थन मूल्य, फसल बीमा योजना अंत में, ये समर्थन मूल्य के निर्धारण के जो तरीके हैं और उसको देखने के लिए रमेश चंद्रा की कमेटी बनी थी। और आप देखेंगे ये किसान आयोग बना था 2003 में और 2006 में रिपोर्ट आई और उसके आधार पर 2007 में नीति बनी। किसान नीति जब बनी तो उसमें उसको अव्यावहारिक माना गया और
स्वामीनाथन के और भी रिपोर्ट थे जिसमें लागत बढ़ाने की भी बात थी। तो 2007 में जो किसान नीति बनी उसमें नहीं आया। अब हमारी सरकार जब आई तो उसमें लागत बढ़ाने का भी, देखिए, एक तो हम सब लोग मानेंगे कि उत्पादन केंद्रित हम थे, क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट था। हम आय ओरिएंटेड कृषि को नहीं बना सके, हम वैल्यू एडेड नहीं बना सके, उत्पादन बढ़े। तो आय बढ़ाने की बात स्वामीनाथन ने 200 सिफारिशें की हैं, 201। उसमें यूपीए गवर्नमेंट ने 207 में इसको माना नहीं, और निश्चित रूप से हम भी जब आए तो हमने आय बढ़ाने की बात की। लेकिन एक काम हमने जरूर किया है कि रमेश चंद्र जी को और स्वामीनाथन जी को इकट्ठा किया, और दोनों लोगों को इकट्ठा करने के बाद एक सप्ताह तक मिलजुल कर सभी समर्थन मूल्य का सबका अध्ययन करके, और स्वामीनाथन फाउंडेशन उस पर डीपली काम कर रहा है। हम स्वामीनाथन जी के संपर्क से हैं, देश के और भी जो अर्थशास्त्री हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके साथ हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा विषय एक और है कि ये समर्थन मूल्य जो है, हम उड़ीसा थे, बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड में हमारी सरकार है, वहाँ भी गए हैं, बंगाल भी गए हैं, और उत्तर प्रदेश के भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। जो समर्थन मूल्य घोषित है धान का, क्या किसानों को मिलता है? ये भी एक चिंता का विषय, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। हम सबको इसके लिए चिंतित होना चाहिए। समर्थन मूल्य भी बढ़े, हर साल बढ़ता है, लेकिन और उसके जो तरीके हैं, क्या परिवर्तन किया जाए जो समर्थन मूल्य और बढ़े। सिर्फ समर्थन मूल्य बढ़ने से आमदनी 1.5 गुनी 2 गुनी नहीं होगी। समर्थन मूल्य भी बढ़े, लेकिन जो बढ़ा हुआ है वो क्या किसानों को मिलता है? आप दिल्ली में ट्रेन पर बैठिए और कलकत्ता जाइए और 100 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण जाइए, तो इतना में तो मैं ज़्यादा घूमता हूँ, कहीं भी धान का समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिलता। आपको पता है वस्तु स्थिति कहाँ पर क्या है, नियम क्या है, कितना रेट है, कैसा है, लेकिन जो नहीं मिलता किसानों को, इसको इंश्योर कौन करेगा? मिडिल मैन को कौन बाहर करेगा? ये सब किसकी जिम्मेदारी, किसकी है? आप जरा पूरी बात सुन लेते, उसके बाद पूछते तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ इस सदन में इस विषय का सवाल पूछना पड़े, ये नौबत नहीं आई, इसलिए मैं विस्तार से बता रहा हूँ। अब ये नौबत इसलिए नहीं आई कि राज्यों को खरीदारी करना है तो उसके लिए मॉनिटरिंग करना, तो अभी हम कर रहे हैं सर। वो भी मैं बताऊं कि इसके लिए 29 राज्यों में 2-3 राज्य हैं जहां एक बार जाकर बैठक किया है, नहीं तो अधिकतर राज्यों में 2 बार 3 बार 4 बार जाकर वहां बैठक हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और आप उत्तर प्रदेश में पहली बार गेहूं की खरीदारी हुई है, पहली बार इस सीजन में, समझे? नहीं होती, नाम मात्र का देखा, सही मैं बता रहा हूँ। देखो, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन महोदय विषय ये है, उससे भी गंभीर विषय है कि 22 जिन्सों का समर्थन मूल्य तय। राजनीतिक हाँ तब होगी, ठीक है सर, छोड़ दो आप लोग। बाजार का मूल्य ज्यादा होता है सरकारी खरीद मूल्य से, तब किसान सरकारी खरीद पर अपना अनाज नहीं बेचता। और जिन वर्षों में वहां खरीदारी सरकार ने नहीं की है, उसका कारण मात्र ये है कि वहां बाजार मूल्य ज्यादा था। इसको कृपया नोट कर लें। ऐसा मैंने ये नहीं कहा वहां खरीदारी ही नहीं, मैंने कहा समर्थन मूल्य पर कभी खरीदारी नहीं, मैंने कहा कि ज्यादा पिछले 5 सालों में। अरे मुझे पता है उत्तर कि प्रदेश के समर्थन मूल्य अंदर जब कम होता है तब खरीदारी की जाती है। मुझे पता है सर, पता है कि जब समर्थन मूल्य से नीचे जाता, चलो अब विषय, लेकिन माननीय सदस्य आपके माध्यम से
माननीय सदस्यों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि 22 जिन्सों का समर्थन मूल्य तय है, लेकिन खरीद तो सिर्फ होना न होना सिर्फ 2 ही का कर पाते हैं, बाकी के लिए भी विदेश में योजना है। जैसे दलहन की जो खरीदारी हुई, पहली बार हुई ना, मूल्य स्थिरीकरण फंड बना, उसके कारण हुआ दलहन की खरीदारी। लेकिन एक और योजना देश में है, पहले से है, कि जिन जिन्सों का समर्थन मूल्य नहीं है उसको मूल्य समर्थन योजना के तहत उसको खरीदेंगे। थैंक यू। मूल्य समर्थन योजना राज्य प्रस्ताव भेजती है और उसमें एक गाइडलाइन ये रहा कि ये 20% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। तो उस गाइडलाइन को भी हमने बदला है, अब हमने 40% किया है और उसका परिणाम आप देखेंगे कि इसी 3 महीने के अंदर तिलहन है, दलहन है, तो इस योजना के तहत खरीदारी हुई है 1812 करोड़ का 17-18 के 3-4 महीने के अंदर। ये योजना के प्रति अब आकर्षण भी राज्यों का बढ़ा है, जागरूकता भी आई है। तो जिन जिन्सों का समर्थन मूल्य है और खरीदारी नहीं होती है तो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव भेजने पर इसकी भी खरीदारी की व्यवस्था हो गई। दूसरा, जिनका समर्थन मूल्य नहीं, जिस आलू टमाटर प्याज की चर्चा करते हैं, इसकी भी योजना देश में पुरानी योजना है। लेकिन क्या होता था इस योजना का? योजना है बाजार हस्तक्षेप योजना, कि किसी भी राज्य में यदि 10% उत्पादन ज़्यादा हो जाए, ये गाइडलाइन पुराना गाइडलाइन में बता रहा हूँ, और कीमत 10% कम हो जाए तो राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, भारत सरकार सहमति देगी और जो खरीदारी होगी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर तो उसका 50-50 राज्य सरकार और भारत सरकार वहन करेगी। लेकिन इस योजना की क्या अपने देश में हालत थी? इस योजना के तहत आप देखेंगे तो 13 में मात्र 11 करोड़ की खरीदारी हुई। और मैं मानता हूं कि राज्य सरकार प्रस्ताव इस कारण से नहीं भेजती है या भारत सरकार भी अनुमोदन करने में ही चकती है कि राज्य खजाने पर बोझ पड़ेगा, और उसी का परिणाम है कि 13-14 में 11 करोड़ की खरीदारी, 14-15 में 12 करोड़, इतने बड़े देश में 15-16 में 20 करोड़ की खरीदारी। लेकिन जब किसान जगा है तब सरकारें भी जग रही है, मिस्टर मिनिस्टर, और सरकारें भी जग रही है। और कितने मिनट चाहिए? तो और कितने मिनट चाहिए? तो और कितने मिनट चाहिए? हाउ मेनी मोर मिनट्स यू वांट? तो अभी तो ये रिप्लाई आज का है, कल आज का रिप्लाई है। इस 3 महीने के अंदर जो मैंने पुराने आंकड़े बताए हैं, इस 3 महीने के अंदर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत जिन जिन्सों का समर्थन मूल्य नहीं है 173 करोड़ रुपए की खरीदारी। सुनिए, मैं आपसे पूछते गए और कितना मिनट आपको चाहिए, बताइए बताइए। मंत्री साहब, हम कितना मिनट और चाहिए? हाउ मेनी मोर मिनट्स यू वांट? सर, गिव एन आइडिया। मैं कोशिश करूंगा जल्दी हो जाए। So then try to finish in 10 minutes, है? 10 मिनट में करो। ओके। मिनट नहीं, घंटे। कितने घंटे? ओके। सर बोलिए 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 सर बोलिए बोलिए। किसान की जो समस्या है, शायद मैं उसी पर बोल रहा था, मैं देश के चिकित्सकों की समस्या पर नहीं बोल रहा था। सुनने में कहीं दिक्कत हुई हो। जब तक आपको एक एक सवाल का जवाब नहीं सर प्लीज प्लीज लिसन टू द रिप्लाई प्लीज। मैं सुनिए, निश्चित रूप से मैं जो बोल रहा था कि इस सरकार ने क्या किया, तो शायद सुनने में यदि कोई परेशानी है तो इसको मैं रोकता हूं, लेकिन अब पुरानी बातों पर आता हूं। अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, और उस समय 2000 में
जब अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई, उस दौरान खाद्य सुरक्षा पर जो खतरे मंडरा रहे थे, उसको भांपते हुए कृषि संबंधी कई रिफॉर्म्स किए गए। उसमें मॉडल एपीएमसी एक्ट, एक कृषि बाजार, अच्छा मूल्य मिले, ये सबके चिंता का विषय है। अब मैं आपके ध्यान में लाऊं कि 19 दिसंबर 2000 को ये जो मंडी व्यवस्था है, बाजार व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन हो, तो 2000 में एक विशेषज्ञ समिति बना। 2001 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। 2002 में उस रिपोर्ट को उस समय की सरकार ने कृषि मंत्रालय में एक कार्यबल गठित करके अन्य मंत्रालयों के साथ में मिलकर उसको रिपोर्ट दिया, और 2003 में जो रिपोर्ट आए वो सभी राज्यों को जारी किया गया। 2003 में, अब ये 2003 में जो जारी किया गया, उसमें राज्यों को निजी क्षेत्र में मंडी स्थापित करना, मंडी के बाहर प्रत्यक्ष विपणन, निजी क्षेत्र में कृषक उपभोक्ता बाजार स्थापित करना, संविदा कृषि, ई ट्रेडिंग, एकल बिंदु पर मंडी शुल्क की उगाही, पूरे राज्य में एकल व्यापार लाइसेंस जारी करना, ये 2003 में जारी हुआ। उसके बाद 2003 के बाद वो सरकार गई। अब इसका रूल जारी हुआ सर 7 में, 3 साल बाद रूल जारी हुआ, और इसके बाद एक बैठक 2010 में हुई। अब ये देखिए, जब चर्चा कर रहे हैं कि किसान को बाजार नहीं है, मूल्य नहीं है, तो 2000 में कमेटी बनी, 2003 में राज्यों को जारी हुआ, और 2015 तक ये कार्यरूप नहीं लिया। अब मैं आपके ध्यान में लाऊंगा कि ये सरकार आने के बाद 1 जुलाई 2015 को कैबिनेट ने एक 200 करोड़ रुपया आवंटित किया और कहा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, और 2003 में जो जारी किए गए थे उसमें से 3 कानून में बदलाव के लिए राज्यों से आग्रह किया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, मंडी शुल्क की एकल लेवी और व्यापारियों को एकीकृत लाइसेंस जारी किया। अब ये हमने जारी कर दिया राज्यों को, लेकिन किसी राज्य ने बदलाव नहीं किया। तो बदलाव नहीं किया तो उसको छोड़ नहीं दिया। 2003 से 14 तक हमने क्या किया कि सभी राज्यों के जो कृषि मार्केटिंग के मंत्री थे, जितने सचिव थे, कर्नाटक को मैं बधाई दूंगा, कर्नाटक की राज्य सरकार ने अपने राज्य में इसको लागू किया था। येदियुरप्पा जी थे, उसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री आए, इन सब लोगों ने काम किया, और आज 150 मंडियां वहां जुड़ी हुई है। और हमने जब राज्य को 15 में जारी किया तो कोई राज्य नियम बदलने के लिए तैयार नहीं। तो 9 और 10 जुलाई को 2 दिन देश के सभी मंत्रियों के साथ, सभी राज्यों के मार्केटिंग सेक्रेटरी के साथ वहां हम लोग रहे, और इसका परिणाम हुआ कि वहां के लौटने के बाद 17 राज्यों ने अपने कानून में उसको देखकर, आप कांग्रेस की वहां सरकार थी, तो सरकार किसकी थे विषय नहीं, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि परिवर्तन किया, और आपको 8 राज्यों के प्रस्ताव आए, और उसके बाद 14 अप्रैल 16 को राष्ट्रीय इनाम मंडी की लॉन्चिंग हुई कृषि भवन में, कृषि विज्ञान भवन में, विज्ञान भवन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया था। और आज हम कह सकते हैं कि 455 मंडी उसमें जुड़ चुकी। हाँ, ये बात सही है कि मंडी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए 30 लाख पहले देते थे, राज्यों को ज़्यादा बोझ पड़ता था, उसको बढ़ाकर 75 लाख किया है। और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश भी 1 सप्ताह पहले मंडियों के अंदर ई ट्रेडिंग शुरू किया है। अन्य राज्य भी अब कहाँ 2000, 2007, 14 समय लगा है। तो अभी जो 455 मंडी जुड़े हुए हैं उसमें लगभग 70-75 मंडियों के अंदर ई ट्रेडिंग की जानकारी आ रही है। और बैठक हमने की है मंत्रियों का, राज्यों के कृषि मंत्रियों का, अधिकारियों का, तो 3-4 महीने समय लगेंगे।
भी बनाने पड़ते हैं, तो अधिकतर राज्य उसके अंदर ही मंडी प्रारंभ करेंगे। तो पहले मंडी के अंदर, फिर राज्य के एक दूसरे मंडी से, और फिर एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर। इसकी चर्चा कल कर रहे थे, आंकड़े भी बता रहे थे, अच्छा बता रहे थे वो माननीय सदस्य। लेकिन जो 2003 का जो मूल भाव था, या यूपीए की सरकार ने भी 2010 में एक बैठक की थी, उसके अंदर, और स्वामीनाथन जी ने भी कहा था कि मार्केट 5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। लेकिन अपने देश में अभी 580 किलोमीटर के अंदर एक मार्केट, विनियमित मंडी। तो उस दृष्टि से एक नया अधिनियम, मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2017, इसको दिसंबर 16 में मॉडल के रूप में राज्यों को प्रस्तुत किया है, और इसकी बैठक 24 अप्रैल 17 को इसको जारी कर दिया गया सभी राज्यों को, जिसमें प्राइवेट मंडी भी हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो, ये सारे उसमें जो मॉडल अधिनियम 2000, ताकि बाजार की संख्या बढ़े, फार्म गेट पर भी मार्केट हो। महोदय, मिनिस्टर, इट इज 1 आवर, अभी 1 घंटा हो गया महोदय, अभी समाप्त करना है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस दिशा में प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। महोदय, ये जो कुछ सदस्य चर्चा कर रहे थे, आप संतुष्ट नहीं, जब तक आपका सारा सवाल का जवाब नहीं हो जाएगा तब तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अभी के सवाल तो पहले के लिए लॉसेज की चर्चा कर रहे थे। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण बताना चाहूंगा कि ये जो पैक हाउस है, हम सरकार में आए थे तो 250 पैक हाउस किसानों के खेत पर थे, ये 24,000 पर पहुंचा। हम उसको कोल्ड चेन के रूप में, कोल्ड स्टोरेज बनाते थे, अब हम कोल्ड चेन में उसको परिवर्तित कर रहे हैं। और अभी संपदा नाम की एक नई योजना, ये फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें वैल्यू एडेड चेन भी बनाने के लिए लगभग 6,000 रुपये की राशि कैबिनेट ने दी है। अब नीम कोटेड यूरिया, मैं महोदय आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, और मुझे ध्यान में है कि पहली बार जब 89 में हम लोकसभा में आए थे, पहला बार अवसर हमको मिला था, तो हमने मांग किया था कि मेरे यहाँ यूरिया का रैक भेजिए। यहाँ सदन में बैठे सभी सदस्यों को इस बात का पता है कि यूरिया के लिए कितना हाहाकार होता था, लाठियाँ खानी पड़ती थी, असुर गैस के गोले खाने पड़ते थे, और ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ता था। क्योंकि यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री, उसमें से 30-35% यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों को दे देती थी, और सिंथेटिक दूध बनाने वाले ले जाते थे, किसानों को कम पहुंचता था। जबकि 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया राज खजाने से यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री को मिलती थी। अब ये आज का यूपीए सरकार या एनडीए सरकार आई तब नहीं है, बल्कि वो जो एनडीए सरकार आई थी उसके पहले से भी, तो ये चिंता उस समय भी थी, 2002 में की गई थी। और हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने 2003 से 5 के बीच में इस पर रिसर्च किया, फील्ड ट्रायल लेकर 4-5 में अपना रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को दे दिया। सर, न्यू टेक्नोलॉजी था। कल चर्चा कर रहे थे माननीय सदस्य। अनुरोध है, आपकी इतनी अच्छी योजनाएं हैं, इतनी आपने राशि दे दी है, उसके बावजूद भी पूरे देश में किसानों में असंतोष फैला हुआ है और आत्महत्याएं हो रही हैं। बाबू साहब, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये सारी जो आंकड़े आपने दिए हैं सब तो उपलब्ध है हम लोगों के सामने, जो योजना है वो उपलब्ध है सामने, लेकिन इस देश के किसानों को चारों तरफ से आप देख लीजिए, जंतर मंतर आप एक दिन चले जाइए, मेरी आपसे प्रार्थना है, जंतर मंतर जाकर किसानों से आप बात कर लीजिए और वहां पर पता लगा लीजिए आपकी ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन में कहीं खरीद हो रही है, ना दलहन की खरीद हो रही है, ना तिलहन की खरीद हो रही है। भाई, आपके कर्तव्य का परिणाम भी तो दिए हैं वे केवल कागजी है। महोदय, हम लोग असंतोष में यहाँ से वॉकआउट करते हैं। महोदय, आप कहाँ थे? आप सुनने का साहस नहीं है महोदय।
सुनने का साहस नहीं, हम पूरा करेंगे। सर इतना सुनाया है, अब सुनने की ताकत नहीं है सर। अभी तो सर कल से सुना रहे हैं, अब सुनना पड़ेगा। अभी तो आधे विषयों पर ही अभी आधे पिछला ही बाकी है अभी तो इन पर शुरू हो रहा है। अभी तो आधा विषय लिया था उनकी। आप बैठिए। महोदय, ये मैं बता रहा था कि अरे भाई कुछ बोलने, आप तो बोलने दीजिए। आप उनको बोलने दीजिए। महोदय, हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने, देश देख रहा है सर, किसानों की बात को सुनते नहीं। 2003 में एक कृषि मंत्रालय को दिया, 2003 से 5 के बीच में तो सरकार बदली, लेकिन उसके बाद वो जो रिपोर्ट था अलमारी की शोभा बढ़ा रहा था। मोदी सरकार आने के बाद 1.5 बरस के अंदर हिंदुस्तान में अब एक दाना भी यूरिया बनता है तो नीम कोटेड बनता है, और आज यूरिया के लिए कहीं हाहाकार नहीं। पता नहीं ये 10 बरस तक किस खटिया पर सोए थे, इसकी चिंता नहीं थी, और आज किसान की चिंता कर रहे हैं। अभी उस समय चिंता किए रहते तो ये स्थिति नहीं आती। महोदय, 2007 में पूरे विश्व को ये चेतावनी दी गई कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करो। ये कहाँ थे जब हम सरकार में आए? पता किया कि मेरे आने के पहले 3 साल में कितने लैब बने देश में, तो 15 लैब बने थे। हम आज कह सकते हैं कि इस 3 बरस के अंदर 9000 से ज्यादा लैब बनाए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। एक कोई देश में मानक नहीं था, न भारत सरकार की ओर से सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए 1 पैसा जाता था। कल भी माननीय सदस्य सब चिंता कर रहे थे सॉइल हेल्थ की, तो ये चिंता होनी चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चिंता की और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया के अन्य देश के अंदर जो लोग हैं वहाँ की मिट्टी का और जमीन का टुकड़ा मानते होंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी माँ है, और माँ जब तक बीमार रहेगी उसका बेटा किसान कभी खुश और चैन से नहीं रह सकता। और राज्यों को राशि जारी किया, मानक तय किया, सॉइल हेल्थ कार्ड। आज हम कह सकते हैं कि 9 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण हो चुका। 16 राज्यों में 100%। कुछ राज्यों में जरूर हम पीछे हैं और उन राज्यों से भी हम लगातार संपर्क में हैं, और न सिर्फ सब किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे बल्कि हर 2 साल पर दूसरे चक्र का भी उसके नमूना लेने का काम देश में शुरू हो चुका है। जैविक खेती की बात कर रहे थे। अब जैविक खेती के लिए देश में बहुत कोई योजना नहीं थी जैविक खेती के लिए। मोदी सरकार आने के बाद देश में परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की, और शुरुआत की उसका दिग्विजय बाबू भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस देश के अंदर भारत सरकार की ओर से कोई न योजना थी, न 1 पैसा जाता था। राज्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मद की राशि से काम करती थी। पहली बार मोदी सरकार आने के बाद परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत राज्यों को पैसा दिया, नया योजना बनाया और तय किया कि 3 वर्ष में 10,000 क्लस्टर बनाएंगे। हम अभी तक तीसरा वर्ष ये है, 7,208 क्लस्टर बना चुके हैं। इसके अलावा पूर्वी राज्यों के लिए अलग से जैविक मूल्य श्रृंखला शुरू किया है। उसके अंदर भी लगभग 23,000 किसान समूह बन चुके हैं। और जब हम सरकार में आए थे तो राज्यों ने अपने प्रयत्न से 7 लाख हेक्टेयर के अंदर जैविक खेती किया था। हम मार्च 17 का आंकड़ा बता रहे हैं कि आज 20 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। और मैं बार बार सदन के माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि किस खटिया पर सोए थे, इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे थे। अंतर फसलन और फसल चक्र प्रणाली को भी हमने तेज किया है, लेकिन
इंटीग्रेटेड फार्मिंग, किसान की आमदनी बढ़ाना है तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और ये योजना भी हमने शुरू की 14-15 में और शुरू किया, और इसके कारण राज्यों के अंदर जो हमने राशि जारी की उसके मुताबिक लगभग 2 लाख किसान आज इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, 2.19 लाख हेक्टेयर के अंदर, ताकि किसानों का आमदनी बढ़े। यांत्रिकरण जिसमें लागत कम होता है, महोदय 2013-14 में 58 करोड़ रुपये का बजट था, उसको 16-17 में बढ़ाकर 350 करोड़ रुपया किया, और अब इस वर्ष बढ़ाकर उसको 550 करोड़ रुपया किया है, ताकि किसानों को लागत कम हो। इसी तरह से महोदय ये किसान को सुरक्षा कवच, ये फसल बीमा योजना, उत्तर सुनने का साहस शायद नहीं था। प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे थे, इन कंपनियों को किसने लाया महोदय? 2007 में उस समय जो वित्त मंत्री, उन्होंने बजट में घोषणा की थी, और उसी बजट घोषणा के आधार पर ये पायलट फसल बीमा योजना, पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना देश में लागू की गई। पहली दफा उसमें जो कंपनी आई, प्राइवेट कंपनी, एक सरकारी कंपनी और 5-6 प्राइवेट कंपनी आई। मॉडिफाइड नाइस शुरू हुआ, और मोदी नाइस जब शुरू किया, जब हम सरकार में आए उसको लागू करना था, लागू पहले से भी था। और महोदय उस समय सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आकर कहा कि किसान को लूटने वाली योजना है, तो हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महोदय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तथ्यों को देश को जानना जरूरी है। जब अनुकूल मौसम था 11-12 में अनुकूल मौसम था, तो जो प्रीमियम जमा हुआ था उसका 63% भुगतान हुआ था। फिर 12-13 में जब अनुकूल मौसम था तो 87% भुगतान हुआ था। There should be a propriety. You cannot go like this. 15-16 में 10 minutes. जब कृषि संकट का बरस था तो 100%। You should not make me do that. महोदय 2 मिनट, फसल बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण बीमा, बहुत गलतफहमियां हैं, वो तो कम से कम It's a matter of half an hour reply. महोदय फसल बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण, किसानों के लिए सुरक्षा कवच है, और इसके प्रति महोदय आकर्षण भी बढ़ा है, आकर्षण बढ़ा है। गैर ऋणी किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत महोदय ये गैर ऋणी किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और जब आपदा कम आती है तो निश्चित रूप से वो राशि कम देना पड़ता है, जब आपदा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा राशि देना पड़ता है। लेकिन इस वर्ष भी आप देखेंगे मद्रास के अंदर यदि आपदा आई है तो 1000 करोड़ का प्रीमियम जमा है, 2000 करोड़ रुपया अनुमानित उनको दे होगा। जहां आपदा ज़्यादा आई, लेकिन कंपनी, राज्य सरकार आंकड़े, जो नई टेक्नोलॉजी की बात आई है, स्मार्टफोन की बात है, जो राज्य सरकार इसको उपयोग करेगी वहां आंकड़ों का उलझन नहीं होगा और कंपनियां लाभ नहीं उठा पाएगी। 5 सरकारी कंपनियां आज काम कर रही है और प्राइवेट कंपनियां भी हैं, और आधा से ज़्यादा प्रीमियम सरकारी कंपनियों के पास जमा है। और महोदय, और कई राज्य सरकार भी फसल बीमा योजना के लिए अपनी कंपनी बनाने के लिए पत्र दिया था। हरियाणा ने, गुजरात ने, सभी राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप भी बनाइए, और ये पारदर्शी टेंडरिंग के आधार पर राज्य के अंदर करना है, किस फसल का बीमा हो, किस एरिया में कौन फसल का बीमा हो, और राज्यों के अंदर रिस्क कितना है, इसके आंकड़े राज्यों के पास, और फिर राज्य को ही टेंडर करना है। और इस दृष्टि से महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। राज खजाने पर जरूर बोझ पड़ता है, लेकिन किसान को सुरक्षा कवच है। आपदा आने पर उनको पूरी की पूरी भरपाई करना, पहले पूरी भरपाई नहीं होती थी, पहले कैपिंग था, और उस कैपिंग को हटाकर ये सुरक्षा कवच है। महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के किसानों की मेहनत, राज्य सरकार के सहयोग और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में कृषि और किसानों के सामने जितनी चुनौतियां हैं, हम उनका सिर्फ सामना कर रहे हैं, बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ
बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। Okay. So, finally, the minister stopped. Now let us, yeah. बोला है, एक तो बधाई आपकी तरफ से, आपको भी, और अभी वैसे पूरा नहीं बोल पाए, आधा ही हुआ है अभी। लेकिन क्योंकि पिछली बार, लेकिन अभी आधा हुआ है। अच्छा ये बताओ, पिछली बार जयराम No, no, रमेश जी सुनो। का, रेणुका चौधरी जी के कई महत्वपूर्ण सवाल थे। उत्तर से कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, बड़ी भूल मैंने कर दी, जो किसानों की समस्या पर मैंने चर्चा मांग ली। ये चर्चा मैं तो अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसी प्रकार का भाषण यदि जंतर मंतर में जाकर आप किसानों के सामने दे देंगे तो भगवान आपको सद्बुद्धि देगा। यही लौटेंगे। ये है कि आप कम से कम जरूर सुनते, विषय आपसे उठाया था, आप जरूर सुनते। ना तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद हो रही है, ना दलहन की, ना अनाज की। किसान परेशान है और आप आंकड़ों के अंदर अपना विषय भी खेती हो रही है, सुनने के लिए साहस नहीं बना बीजेपी पाए। की खेती आंकड़ों में हो रही है, जमीन पर नहीं हो रही है। मैं तो ये इस बात से साबित होता है कि यही जंतर विनती मंतर में करूंगा भीड़ लगी हुई है। कि आप दिग्विजय बाबू